गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CUET के पेपर्स को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे और CUET के 2024 में कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर कंटेंट। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कुछ फॉर्मूले जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। डिटर्मिनेंट एक टॉपिक है, आप जानते हैं, जो आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे और CUET 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट से पहला टॉपिक होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है वो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक इस तरीके के अरेंजमेंट में, जैसे हम 2 3 5 6 लिख दें तो ये एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब इसकी जो ऑर्डर होते हैं वो इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ये सब आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, उसका ऑर्डर दे दिया 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4, ए इज इक्वल टू 4, ए का डिटर्मिनेंट 4 दे दिया। देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए का डिटर्मिनेंट दिया हो और 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जो साइन बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो ऐसे इन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आ जाए तो उसके लिए आपको जिस फॉर्मूले का यूज करना है वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला ये है कि अगर आपको के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो इक्वल टू होगा k⁴ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, के क्या है? के जो इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है के वो है। एन क्या है? एन है ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में हम देखें तो उसने क्या दिया है? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो दैट मीन्स उसने हमें दे दिया एन इक्वल टू 4। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ये उसने हमें दे दिया। तो और क्या दे दिया उसने हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। और पूछा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछा है तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2a का। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ये k⁴n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये रही 4। कैसे पता चला? यहाँ दी हुई है हमें। और के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू ये है जो ए के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, तो ए के साथ क्या चिपका हुआ है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे 2⁴ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2⁴ कितना होता है? 4 × 2 × 2 4, 4 × 4 6, ये आपका हो जाएगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका? 4। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 4, तो इज इक्वल टू 64। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो करेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे? सो बी 64 इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन? तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एक इसमें CUET के पेपर में। बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन जो आपका CUET में 2024 में आया था। तो देखो उसने भाई क्या दिया इस बार? उसने भाई दिया है डिटर्मिनेंट डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देन उसके बाद उसने ऑप्शन दे दिया ए, डेल्टा इज इक्वल टू दिस।
बी डेल्टा इज इक्वल टू दिस, सी मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 2, डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 4। तो ध्यान देना, ये अभी क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन ये है, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शंस ये दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, जिसमें ए में लिखा है कि जो स्टेटमेंट ए सी डी है वो सही है, बी में बी ए बी सी सही है, ए बी सी डी चारों सही है, या बी सी डी चारों, ये तीनों सही है। तो ये हमें चेक करना है कि ये कौन से वाले इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए ये रूल्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करें। किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका क्या होता है? ठीक है, ये मान लो डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको फर्स्ट, जो ये फर्स्ट रो है इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे? ए को एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया ए। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हुए ई आई की मल्टीप्लाई माइनस एफ जी की मल्टीप्लाई, उससे ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? देन माइनस बी, इसके साथ हमेशा माइनस लगाएंगे। ठीक है, प्लस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इस तरीके से चलेगा। तो माइनस बी, ये हमने लिख दिया माइनस बी। अब माइनस बी है तो माइनस बी किस में पड़ रहा है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, इसको छोड़ दो। तो फिर किसका? डी और आई का मल्टीप्लाई माइनस एफ और जी का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया डी आई माइनस एफ जी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका होता है, आई होप आपको आता भी होगा। ये प्लस सी, तो ये हमने लिख दिया प्लस सी। ठीक है, अब प्लस सी के बाद, क्योंकि यहां पर सी आ गया, तो हम क्या करेंगे? सी कौन से फर्स्ट रो में पड़ रहा है? थर्ड कॉलम में पड़ रहा है, इसको छोड़ देंगे। इसकी मल्टीप्लाई डी एच माइनस ई जी, तो डी एच माइनस ई जी आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आ गया होगा। इसके अलावा जो दूसरा रूल हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, वो ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन और कोस, जो साइन थीटा और कोस थीटा होते हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 0। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले जो उसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें दिया है ये डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये दिया है ना, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 cos x 1। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू 1 cos x -1, आई थिंक यही था, नहीं +1 था। ठीक है, यहां पर था हमारे पास +1। सेकेंड रो क्या दी थी? -cos x 1 cos x, -cos x 1 cos x, ये हमें सेकेंड रो दी गई थी। थर्ड रो क्या दी है? -1 -cos x और 1, -1 -cos x और 1। ठीक है, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया है ये हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा, चलिए, ये हमें दिया हुआ है, बड़ा करने से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा ना।
तो इसका डिटर्मिनेंट हमें ओपन करना है। मेथड कौन सा लगाएंगे? वही जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, क्या सीखा है हमने? पहले ये वाली टर्म लिखेंगे, 1 लिख दिया हमने, ये 1 लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1 लिया है तो ये और ये छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ गया? 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर? 1 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये लिखेंगे हम इसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, माइनस कॉस एक्स। फिर अब हम क्या छोड़ेंगे? ये छोड़ेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो माइनस के कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस के कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। फिर अब ये वाली फर्स्ट रो का ये लेंगे, प्लस 1। तो अब हम क्या छोड़ेंगे? ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में पड़ रहा है? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पड़ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, हम ऐसे करेंगे। तो cos x माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, माइनस इनकी करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा +1। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया तो ये तो भैया 0 हो गया। प्लस ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स +1। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे काम आ गया। ठीक है, तो अब देखो 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कौन सा ऑप्शन है? 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 प्लस नहीं है, तो कहीं हमने कुछ गलत लिख लिया, गलत उतार लिया। एक सेकेंड। ठीक है, हमारा डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पर किसी से नहीं मिल रहा, ना तो इससे मिल रहा है ना इससे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देते हैं? 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है? 2 × 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 × 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये वाला बी ऑप्शन मिल रहा है, तो दैट मीन्स बी सही है आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन अगर सही है तो अब ऑप्शन तो इसमें से सेलेक्ट करने हैं आपको। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? बी तो सही है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो दैट मीन्स हमें बाकी के ऑप्शन सी और डी को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए तो है ही नहीं, हाँ ए वाला पोर्शन तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। आपने देखो क्या आंसर निकाला? आपने आंसर निकाला 2 × 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने आंसर निकाला। और ये आंसर किससे मिल गया? बी से मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? जिस जिस ऑप्शन में बी है वो आपका सही है, सही हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहां पर
इसमें तो बी है ही नहीं ए वाले पार्ट में, तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अब बी किस में बचा, इसमें बचा, इस वाले में बचा, इस वाले में बचा और इस वाले में बचा। तो इन तीनों में से कोई एक हमारा हो। ठीक है, एक, जब ये है हमारा 2 × 2 - sin² x, दैट मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता। और जब ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में ए है वो हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया कि किस पे टिक करना है, एग्जाम में डी पे करना है, क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी हम ये भी देख लेते हैं कि डी में लिखा है B C D करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये करेक्ट कैसे है। ठीक है, अब ये दिखाता हूं कि ये और ये करेक्ट कैसे है। उसने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 4। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इनकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई ये निकल के। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगी, 2 × 2 ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमें साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले यहां पर माइनस साइन है। अगर यहां पर माइनस साइन ना होता, क्या होता, प्लस साइन होता, तो हम मैक्सिमम वैल्यू रखते। समझ में आया क्या बात है। अगर इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू रख। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्यों रखनी होगी, क्योंकि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई। एक तरीका तो ये है समझने का, दूसरा तरीका क्या है, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है sin²x। और sin²x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, sin²x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है। आप याद रखो कि sin²x की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच होती है। तो एक बार 0 रख के देख लो और एक बार 1 रख के देख लो। ठीक है, 0 रखा हमने, तो 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो गई। तो ये इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब की बार 1 रख करके देख लेते हैं। 2 × 2 - sin²x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। 1 रख करके देख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 4 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और ये इधर 2 है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 2। तो इस तरह आपने देखा इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन डी आपका सही है। देखो, मैं इसको एक ही पेज में करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ठीक है, तो आपका ये आ गया B C D जो है ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सारे के सारा कि ये तीनों ऑप्शंस, तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्यों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इफ PQ are डिस्टिंक्ट, PQ are डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने हमसे पूछी।
ठीक है। एक तरीका तो वो है कि आप इसको सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, सिंपली निकालेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है और ये थर्ड फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखो ठीक से मैं यहाँ पर और स्पेस दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। ये ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये पहला वाला स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है, अगर कोई कॉलम या कोई रो इस तरह प्लस में लिखी है तो आप उसे ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट में बना सकते हो। ठीक है, कैसे? इसकी जो पहली रो होगी ए पी यू, वो यहाँ वाले की पहली रो आ जाएगी ए पी यू। और जो ये होगी दूसरी ए पी यू जो कैपिटल लेटर्स में लिखी है वो दूसरे डिटर्मिनेंट की पहली रो बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया ब्रेक पहली कॉलम का। अब दूसरा कॉलम क्योंकि सिंगल है वो इधर भी आ जाएगा दूसरा कॉलम और इधर भी आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। थर्ड कॉलम सी आर डब्ल्यू वो इस डिटर्मिनेंट में भी आ जाएगा और इस डिटर्मिनेंट में भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कॉलम या फिर कोई रो प्लस में लिखा है तो आप उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा आपका यहाँ पर सेम रह गया, इस वाले में ये सेम ही उतर गया। इसमें क्या कहना चाहता है ये छोड़ दो इसको, ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया। इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है, तो आप इसको इक्वल करके दूसरे एक डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिख सकते हो जिसमें ये होगा कि आपका ए बी सी किसी भी एक रो से दूसरी रो को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड से फर्स्ट को करना चाहता हूं तो यहां लिख सकता हूं डी माइनस ए ई माइनस बी एफ माइनस सी, और थर्ड रो एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम किसी रो में से किसी दूसरी रो को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी ये सेम आ गया, इसको भी छोड़ दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां मैंने आपको क्या बताना चाहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वही सेम डिटर्मिनेंट है। अब की बार कॉलम का ऑपरेशन लगाया है। कॉलम में मान लो आप पहला कॉलम एज इट इज डी ए डी जी बी ई एच, आप चाहते हो कि थर्ड कॉलम में से मैं सेकंड कॉलम को माइनस करूं तो वो आप कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा सी माइनस बी एफ माइनस ई आई माइनस एच। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रूल है, ये तीन रूल हैं जिनको आपको याद रखना होगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी स्पेशल बात नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या है हमारा, आप क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। पहला कॉलम है पी क्यू आर, दूसरा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और तीसरा है वन प्लस पी क्यूब वन प्लस क्यू क्यूब वन प्लस आर। चलिए देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं पी क्यू आर, फिर दूसरा कॉलम क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, थर्ड कॉलम में वन प्लस पी क्यू वन प्लस क्यू क्यू वन प्लस आर क्यू। ठीक है, ये तीन कॉलम ये हमारा डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, अभी जो मैंने बताया ब्रेक कर देंगे डिटर्मिनेंट को, किसमें, दो डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक कर देंगे, प्लस दिस एंड दिस।
तो इसमें पहला कॉलम तो एज इट इज दोनों में आएगा पी क्यू आर। इधर भी क्या आएगा पी क्यू आर। से दूसरा कॉलम है ये वाला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी एज इट इज आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये जो थर्ड कॉलम है ये एडिशन है दो उसका, दो चीजों का। तो उसमें पहले वाली चीज यहाँ आ जाती है, पहले वाले एलिमेंट्स जो हैं यहाँ लिख देंगे, जैसे वन वन और वन। और जो दूसरे एलिमेंट है वो हम यहाँ लिख देंगे पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब। देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्सचेंज करने वाले हैं। अ, देखिए कैसे एक्सचेंज करते हैं रोज को कॉलम्स को। इसे हमें आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें, पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, पहला कॉलम तो एज इट इज, हम क्या कर रहे हैं सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज मतलब सेकंड कॉलम को उठा के थर्ड कॉलम बना दे रहे हैं और थर्ड कॉलम को उठा करके सेकंड कॉलम बना दे रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा वन 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 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस जब हम इनका इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है यहाँ पर बाहर, लगा दो। फिर उसके बाद इक्वल टू, इसमें से देखो पहली रो में से P कॉमन आ रहा है, इसमें से Q कॉमन आ रहा है, इसमें से R कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले दो P Q R। तो क्या बचेगा वन 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 P Q R P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, ये बचा। आगे करो इसको, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो इसका सेकंड कॉलम है और ये इसका जो फर्स्ट कॉलम है इनको फिर से इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज कर रहे हैं मतलब सेकंड कॉलम को उठा के फर्स्ट कॉलम की जगह और फर्स्ट कॉलम को उठा के सेकंड कॉलम की जगह कर रहे हैं। तो ये जो माइनस है ये भी हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि एक और माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका वन 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 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट में वन 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 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस पी क्यू आर। और यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा वन 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 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब जो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं जो मैंने आपको यहां बताई है, इस वाले एक रो में से दूसरी रो को सब्सट्रैक्ट करना। तो देखो कैसे, हमारा मकसद क्या है, यहां पर जीरो बनाना और यहां पर जीरो बनाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे और थर्ड रो में से सेकंड रो को, फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, वन प्लस पी प्लस क्यू, सॉरी पी क्यू आर। ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज वन पी और पी स्क्वायर। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, तो इस वन में से इस वन को माइनस करेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा आपका जीरो। अब इस Q में से इस P को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर Q माइनस P। इस Q स्क्वायर में से P स्क्वायर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से इस थर्ड रो में से मैं इस फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस वन जीरो
आर माइनस पी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 + p q r। देखो इस सेकंड रो में से q माइनस पी कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से r माइनस पी कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो मैं अब कॉमन लेता हूं। तो यहां मैंने कॉमन लिया q माइनस पी, और यहां से कॉमन लिया r माइनस पी। तो बस बेसिकली हमारे पास और क्या बच गया, 1 p और p स्क्वायर, 0 1 q + p। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, q + b × q - p। तो ये 0 1 और r + p। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो जीरो ही हो जाएगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 + p q r, q - p r - p × 1। और 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो 1 की r + p से करेंगे तो r + p, -1 की q + p से करेंगे तो -q - p आ गया। इससे कट गया ये। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 + p q r, q - p, और r - q। ये हमारे पास बचा। देखते हैं किससे मैच कर रहा है ये। 1 + p q r, ऑप्शन देखो। देखो 1 + p q r ये रहा, 1 + p q r ये रहा, 1 + p q r ये रहा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं हमारा। नेक्स्ट क्या आया हमारा, q - p। देखो q - p जो है, q - p इसमें भी है, पहले वाले ऑप्शन में q - p, इसमें देखो q - p यहाँ भी है, q - p यहाँ भी है, यहाँ क्या आ गया q + b। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, r - p और r - q। तो r - p कहाँ है, ये रहा r - p, और r - q कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये प्लस में आ गया, ये वाला ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ए सही। ठीक है। तो आप किस पे एग्जाम में किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन ए को मार्क करें। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन, किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर मार्क करें। ठीक है, ये करेक्ट। आई होप आपको समझ में होगा कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो सीओईटी में 2024 में आया था। इसमें उसने में दिया है कि A = मैट्रिक्स है 2 3 1 - 4, ये दिया है। बी दूसरा मैट्रिक्स है 1 - 2 - 1 3, और उसने हमसे निकलवाया है B 1 A। ठीक है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है। एक तो ये B 1 A 1 होता है ए बी का इनवर्स, याद रखना उल्टा होता है। B 1 लिखा है फिर A 1 लिखा है, तो इक्वल टू में क्या होगा, ए बी का इनवर्स। ठीक है। ये बी बाद में चला जाएगा और ए पहले आ जाएगा, तो ए बी का इनवर्स। और अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो उसका डिटर्म 2 by 2, स्पेशली ओनली फॉर 2 by 2, 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया है तो उसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, उसका होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप जानते हैं कैसे निकलेगा, ये लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 by 2 के लिए बात हो रही है, AD - BC। ठीक है। फिर यहां पर आपको करना क्या है, ये जो यहां लिखा है डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले डायगोनल एलिमेंट,
क्या है डायगोनल एलिमेंट? ए और डी, इनका रिप्लेस कर दो, ए की जगह डी कर दो, डी की जगह ए कर दो। समझ में आ गया? इनके पोजीशंस चेंज कर दो। जो भी वहां पर है डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखे हैं, उनकी पोजीशंस को आप चेंज कर दो। तो यानी ए की जगह डी और डी की जगह ए रख देंगे, तो देखो यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। समझ गए? फिर और इसके अलावा क्या करना है, जो ये बी और सी है, इनके आगे माइनस का साइन लगा। तो इस तरीके से आप बिना कैलकुलेशन के, बिना एडजॉइंट निकाले, ए इनवर्स निकाल दो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए उसने हमसे पूछा है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स अभी हमने बताया किसके इक्वल होता है, ए बी इनवर्स के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी क्या है? ए है आपका मैट्रिक्स 2 3 1 -4। बी मैट्रिक्स क्या है आपका? 1 -2 -1 और 3। ए बी आपको निकालना है, तो आपको इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो ये बीच के दोनों कट हो गए। तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/2। कौन सा 2? ये वाला 2 लिया गया इससे, और ये वाला 2 लिया गया है इससे। ठीक है, चलिए इसमें 2/2 है, तो एक पोजीशन ये बनेगी, एक पोजीशन ये बनेगी, एक पोजीशन ये बनेगी, एक, 4 पोजीशंस बनेगी। तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता है आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सीख लो। तो ये पहला पॉइंट यहां आएगा इस पोजीशन पर। तो ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बड़ा आसान, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो पकड़ो और इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा? 2 × 1 कितना हो गया? 2। और फिर 3 × -1, तो ये कितना आ गया आपका? 2 - 3 आ गया। 2 - 3 पहला एलिमेंट आ गया। अब देखो दूसरा एलिमेंट लिखना है हमें। दूसरे एलिमेंट की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसकी पोजीशन है। तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ले लेंगे और इस बार ये सेकंड कॉलम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 की -2 से मल्टीप्लाई करी तो -4। फिर +3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 9 आ गए। अब इस पोजीशन पे लिखना हमें, तो इस पोजीशन की, इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो पहले वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर -4 की -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा +4। अब इस पोजीशन पर करते हैं। इस पोजीशन के लिए हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये और सेकंड कॉलम ये। ठीक है, सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम आपका ये हो गया। तो 1 × -2, तो ये हो गया आपका -2। -4 × 3, ये हो गया आपका -12। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका -1 5 5 -14। तो ए भी आ गया। ए भी आ गया। अब इसका इन्वर्स निकाल दो। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो गया? इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 -25। तो दैट विल बी, कितना हो जाएगा आपका? 6 +14 -25, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ गया हमारे पास। और कौन सा? माइनस साइन के साथ 11 आ गया। तो निकाल दो अब। ए बी इनवर्स कितना हो गया आपका? ए बी
इनवर्स इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, 1/डिटर्मिनेंट। तो 1/डिटर्मिनेंट मतलब 1/-11, फिर ब्रैकेट ये वाला मैट्रिक्स वाला। तो क्या हुआ था, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी थी हमने, यहाँ पर डी ए कर दिया था। तो जो हमारा ए बी है, ये वाला ए बी, इसकी भी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो -14 और -1, और इधर वालों में क्या किया था, माइनस का साइन लगा दिया था। तो बस इधर वालों में भी हम ये माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या है, 5 5, तो -5 और -5, ये आ गया। ये जो माइनस है बाहर, इसको अंदर भेज देते हैं, अंदर भेजते हैं तो ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये क्या आएगा, 1/11, 14, 5 5 1, ये आ गया। ये क्या आ गया, ए बी इनवर्स मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब आप चेक करोगे कौन से ऑप्शन के साथ मैच करती है। देखो 1/11, 1/11 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों तो कट हो गए, यहाँ माइनस है। तो 1/11, 1/11, फिर है 14 और 5, 14 और 5, देखो ये रहा 14 और 5, ये 15 और 11 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आप किस ऑप्शन पे मार्क करेंगे, सी ऑप्शन पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें एक साथ, देखते हैं पॉसिबल है क्या। ये देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आपके लिए ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आए हुए हैं 2024 में सीयूईटी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस बार उसने हमें क्या दे दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी। क्या दी है, x + y + z = 2, 2x + y - z = 3, and 3x + 2y + k z = 4 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक और सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे ऐसा भी हो सकता है, और सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व समझने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दी है, तो देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है आपके पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लो जनरल फॉर्म में ये है, तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, तीनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, A1 A2 और A3, वो बन जाता है आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, y का जो कोफिशिएंट्स हैं वो बन जाते हैं आपके सेकंड कॉलम, और z के जो कोफिशिएंट हैं वो बन जाते हैं आपके मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया। और जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वो आपका एक अलग मैट्रिक्स बन जाता है यहाँ पर XYZ। और ये जो इक्वल टू के इधर लिखे होते हैं D1 D2 D3, ये इक्वल टू के इधर ही दूसरे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं D1 D2 D3, और इनको कैपिटल लेटर्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये वाला मैट्रिक्स, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है ये वाला मैट्रिक्स, और बी का मतलब है ये वाला मैट्रिक्स। तो तीनों मैट्रिक्स को आप किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगी अगर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सीधा सीधा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं। ए मैट्रिक्स कहाँ से बनाएंगे? ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दी है उससे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो ये एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट और टू। तो टू के लिए तो जरूरत नहीं, टू तो क्या होता है, ये होता है। ठीक, मतलब बी जो मैट्रिक्स है वो ये है। ठीक, हमसे उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं। और जो यूनिक सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मैट इस पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिपेंड करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमें ए पता होना चाहिए। ए क्या है? ए है ये मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहाँ से आया? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो पहली रो में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट A1 B1 C1, वो बन गया पहली रो। दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो है वो बन गया सेकेंड रो। तीसरी इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वो बन गया थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए, हमारा पहला में इक्वेशन है ये। तो इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1, तो 1 1 1। ठीक, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? 2 1 -1, तो ये यहां लिख देंगे 2 1 -1। तीसरी वाली इक्वेशन है, उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? 3 2 k, तो वो यहां लिख देंगे 3 2 k। तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो उसने हमें कहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। देन अगर वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही बेसिक तरीका कि आपका जो फर्स्ट रो है उसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दो। तो वन, तो क्या करेंगे, वन ब्रैकेट, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के प्लस -1। अब किसके साथ क्या आता है? माइनस आता है, तो -1 इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 k माइनस माइनस +3, फिर +1, ये वाला पोर्शन आ गया 1। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी? इसकी माइनस इसकी, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आया? k +2 -2k -3 +1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया? -k, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो। तो -k हो गया इधर, तो k -2k -k, 2 + 3 1, 3 आपका जीरो हो गया। तो नॉट इक्वल टू जीरो। और इसे क्या लिख सकते हो? के नॉट इक्वल टू जीरो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पे आप मार्क करें। ठीक है, तो समझ गए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर उसने हमें दे दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसने दी है और कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर वो कहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होता है।
ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी एक फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो 2024 में आया था, उसको भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। तो उसमें हमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है इफ P इज दिस मैट्रिक्स, P कोई ये मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर हम P की जगह ये मैट्रिक्स रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हो क्या होता है, जिसके डिटर्मिनेंट पे 1 और बाकी सब जगह 0 होता है। ठीक है, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन फाइंड पी इनवर्स, तो उसने पी इनवर्स निकालने को कहा है। मल्टीप्लाई, तो रूल्स क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स, सॉल्व फॉर पी इनवर्स। मीन्स जो इक्वेशन हमें दी है वो लिख लो पहले, पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 7i इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, पी इनवर्स मतलब 1/p, 1/p मतलब p से डिवाइड कर दो। तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम पी इनवर्स को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो आपको समझ में आ रहा है ना, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करी पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 7i की इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 में करेंगे पी इनवर्स की मल्टीप्लाई तो क्या रह जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, p की पावर 2 - 1 माइनस 3p की पावर 1 - 1 माइनस 7i इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, p की पावर 2 - 1 मतलब p आ गया, माइनस 3 p की पावर 1 - 1 मतलब p की पावर 0, और p की पावर 0 मतलब 1। और 1 मैट्रिक्स में 1 कैसे लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू, -7i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है, तो p इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास P इनवर्स कितना निकल गया, 7p इनवर्स इज इक्वल टू हो गया P -3i। P और 3i की वैल्यूज यहाँ पर रख दो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 7p इनवर्स इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 5 3 -1 -2, यहाँ रख दो 5 3 -1 -2 -3। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 5 3 -1 -2 -3 की मल्टीप्लाई करो 3 0 0 3। ठीक, फाइनली यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 3 2, 3 - 0 3, -1 - 0 -1 और -2 - 3, ये आ जाएगा हमारे पास -5। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, ये वैल्यू आई है हमारी 7p इनवर्स। 7p इनवर्स की ये आई है, तो p इनवर्स की क्या हो जाएगी, p इनवर्स की हो जाएगी 1/7 2 3 -1 - 5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पी इनवर्स हमारा निकल के आ गया ये। अब देखो कौन से ऑप्शन से मैच खाता है, 1/7, ए में भी है 1/7, बी में 1/7 नहीं है तो पी कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए ही रह गया, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये बी आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, 2 3, तो 2 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें 2 5 है, तो ये भी खत्म हो गया पहली रो। सेकेंड रो क्या है, -1 -5, इसमें है और इसमें -1 -1 ये है।
तो सी भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन सी, और ये आपका है ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इसमें हम कर देंगे ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, आई होप आपने डिटर्मिनेंट के जो 6 क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में 2024 के एक एक इसमें सीयूईटी में, वे 6 के 6 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी अपनी गाइडेंस चाहते हैं तो ये मेरा फोन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7503287904। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके का लाभ पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।